कल अपन ने बात करी पीछे अक्षांश और देशांतर की, है ना। जनरली जब अपन ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी का अध्ययन करने से पहले अपन को किसका अध्ययन करना होता है? ग्लोब का। क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी के अध्ययन करने का जो मानव के पास में जो मॉडल या उसका जो प्रतिरूप है वो क्या है? ग्लोब है। और ग्लोब का अध्ययन करने के लिए मानव ने इसके ऊपर कुछ परिमाप या पैरामीटर क्या किए हैं? निर्धारित किए हैं। वो परिमाप अपन ने क्या बताए? अक्षांश और देशांतर। ठीक है। अब इस ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं हैं काल्पनिक, एक लंबवत काल्पनिक रेखाएं और एक क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं। क्षैतिज यानी लेटी हुई रेखाओं को क्या बोला अपन ने? लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांश रेखाएं। और लंबी यानी सीधी रेखाओं को जो लंबवत है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उनको अपन ने क्या बोला? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। अब सबसे पहले अपन ने प्रारंभ करी थी अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर क्षैतिज रूप में निर्धारित की गई है। ठीक है। अब दो चार बातें करें अपन तो अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? उस स्थान का अक्षांश। लेकिन पृथ्वी तल पर दो समान कोणीय स्थिति वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। यदि केवल कोणीय दिक्मान की बात करें, एंगल की, तो वो तो अक्षांश है। और समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। यदि पूछ लिया जाए आपसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है? 179। लाइंस की बात है, रेखाओं की, तब तो 179। यदि केवल टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या, तो फिर कितनी बतानी है? 181। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस, कितनी होती है? 111.13, 111.13 किलोमीटर। अब उसमें यदि आपसे पूछ ले कि ये जो दूरी है ये कैसे 111.13, तो फिर आपको पता है जनरली कि जो ध्रुवीय परिधि है उसकी लंबाई कितनी थी? 40,008। उसका चौथा भाग 10,002, और उसमें अपन ने कितनी निर्धारित करी है? 90। तो दूरी कितनी है? 111.13। अक्षांश रेखाएं जो खींची होती है एक दूसरे के समानांतर, समान दूरी पर खींची होती है, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहा जाता है। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? दूरी, दूरी तो बढ़ती है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाती है? कमी। क्योंकि ध्रुवों के पास में पृथ्वी कैसी है? चपटी। और विषुवत रेखा पर कैसी है? उभरी हुई है। ठीक है। और इसका अपन को जानकारी कैसे मिली थी कि अपन ने दो व्यास देखे थे, एक विषुवतीय व्यास और एक कौन सा? ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास कितना? 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछ ले भाई विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या चेंजेस आते हैं? तो तापमान में कमी, वायुदाब में वृद्धि, केवल वृद्धि एक में हो रही, बाकी सारी तत्वों में कमी आ रही थी। इसके अलावा वर्षा की मात्रा में कमी, जैव विविधता में कमी, वनस्पति में कमी, और जनसंख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इन अक्षांश रेखाओं का उपयोग किस में किया जाता है? स्थिति निर्धारण किसी भी स्थान की, लेकिन उसमें साथ में आपको उपयोग करना पड़ेगा देशांतरों का। ठीक है। और इसके अलावा दूरी मापन, और इसके अलावा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। तो तीन इसके क्या है? मोटे उपयोग। यहाँ तक की अपनी बात हुई। अब अपन को आगे बात करनी है, और आगे बात करनी है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। जो अपनी पृथ्वी है, जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो निर्धारित की गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि करक रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। चलिए, मेजर जो अपने इंपोर्टेंट लेटिट्यूडनल लाइन्स अक्षांश रेखाएं हैं उसमें एक तो आपकी 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ध्रुव तारे की स्थिति
उत्तरी ध्रुव पर लंबवत होती है, क्षैतिज होती है? लंबवत, यानी कि 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार आपकी 23.5 साउथ लैटिट्यूड, इसी प्रकार 66.65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ पोल। अब यदि आपसे पूछ ले कि 0 डिग्री जो है मान वाली रेखा, इसे क्या कहा जाता है? इसे अपन बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा, या इसी का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या फिर बोल सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर कहा जाता है कर्क रेखा। इसी के अपोजिट 23.5 साउथ जो है उसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 जो है इसे क्या कहा जाता है? आर्कटिक व्रत, या आर्कटिक सर्किल। 66.5 साउथ जो है इसके क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि कंप्लीटली अक्षांश रेखाएं सर्किल के रूप में। ये आपका क्या है? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये आपका क्या है? उत्तरी। इसके अंतर्गत अपन को तीन रेखाओं की बात करनी है, एक तो इक्वेटोरियल लाइन या विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, और एक कौन सी? मकर रेखा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी की? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, यहीं पर आप थोड़ी सी जानकारी और ले लेना कि जो सूर्य है, अब सूर्य की जो स्थिति होती है वर्ष के अधिकांश समय कहाँ लंबवत होता है? विषुवत रेखा पर। और इसके अलावा इसकी जो कंडीशन होती है, 3 रेखाओं पर ही लंबवत होता है। एक तो कहाँ पर? 0 डिग्री विषुवत रेखा पर, एक 23.5 नॉर्थ, और एक 23.5 साउथ। कभी भी ध्यान रखना, स्थिति सूर्य की बदलती है या पृथ्वी की बदलती है? पृथ्वी की, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्टेबल है, स्थिर अवस्था में है, जबकि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या पाई जाती है? झुकी हुई पाई जाती है। और उस झुकाव के कारण सूर्य का लंबवत आभासी जो प्रकाश है कभी कहाँ होता है? कर्क रेखा पर, और कभी कहाँ होता है? मकर रेखा पर। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत स्थिति जहां तक हो पाती है, जिस अक्षांश रेखा तक हो पाती है, उसी अक्षांश रेखा को नाम क्या दिया जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं का जो निर्धारण है वो सूर्य की स्थिति के आधार पर किया गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जहां लंबवत होता है वो रेखा तो क्या हो गई? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका जहां तक लंबवत प्रकाश होता है वो रेखा कौन सी होती है? मकर रेखा। अब दूसरी बात, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि पृथ्वी का ये वाला जो भाग है नॉर्थ पोल वाला, ये पूरा राउंड शेप में न होकर कैसा है? फ्लैट, समतल है। और समतल होने की वजह से 66.5 के आगे वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जब सूर्य कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जिस भाग तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वो कहाँ तक पहुंचता है? 66.5 नॉर्थ तक, और उसको क्या नाम दिया जाता है? आर्कटिक व्रत। मतलब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सौर विकिरण कहाँ तक पहुंचता है? 6.5। और जब इसका उल्टा हो जाएगा, सूर्य जब कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर, अपोजिट होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में लास्ट इसकी सौर विकिरण कहाँ तक जाएगी? 66.5 साउथ तक, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? अंटार्कटिक व्रत। मतलब 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ के आगे सौर विकिरण नहीं पहुंचता है। तभी तो अपन बोलते हैं ना, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की क्या होती है? रात। उल्टा रहता है दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब दूसरी बात,
कुछ ये तारीखें हैं यहाँ पर। जब विषुवत रेखा की अपन बात करते हैं तो जनरली अपन बोलते हैं भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत कौन सी रेखा पर होता है? विषुवत रेखा पर। इसके अलावा 21 जून को कहाँ रहता है? कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को कहाँ रहता है? मकर रेखा। मतलब सूर्य जो है 12 महीनों स्थिर अवस्था में न होकर क्या पाया जाता है? गतिशील। ठीक है। अब गतिशील का मतलब है कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, ये वाली कंडीशन रहती है सूर्य की। अब इस वाली कंडीशन में यदि आपसे सीधा सा पूछ लिए, जब सूर्य उत्तर से मतलब कर्क से कहाँ जाता है? मकर रेखा की ओर, तो उस स्थिति को अपन नाम क्या देंगे? ये स्थिति आपकी कहलाएगी क्या? सूर्य की दक्षिणायन। ये स्थिति क्या कहलाती है? दक्षिण। क्योंकि सूर्य दो कंडीशन में होता है ना, दक्षिणायन की स्थिति और उत्तरायण की स्थिति। तो दक्षिणायन की स्थिति कब से कब तक होगी? जब सूर्य कर्क रेखा से कहाँ तक होगा? मकर रेखा। और जब सूर्य मकर रेखा से कहाँ तक जाएगा? कर्क रेखा तक। ये वाली जो स्थिति है सूर्य की, इस वाली स्थिति को नाम क्या दिया जाएगा? उत्तरायण। अब जनरली आपसे पूछ रहे एक वर्ष में अपन बोलते हैं 365 दिन, 365 से 1/4 दिन होता है। अब 365 दिन के अंतर्गत 6 महीने सूर्य कहाँ होता है? उत्तरायण। और 6 महीने कहाँ होता है? दक्षिणायन। अब इसमें यदि आपसे पूछ ले जाए भाई मकर से कर्क तक, मकर से कर्क तक मतलब उत्तरायण की स्थिति कितने समय तक होती है? 182 दिन। कितने दिन? 182 दिन। और कर्क से मकर तक, जिसको अपन ने बोला क्या? दक्षिणायन, ये होती है 183 दिन। 182 दिन तो सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। और 183 दिन सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है। अब जब सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन हो रहा है, अब इसमें आपसे एक दिन की पूछ ले जाए कि भाई 6 महीने में उत्तर जा रहा है और 6 महीने कहाँ जा रहा है? दक्षिण जा रहा है। तो उसमें अपन ने बोल दिया भाई 182 दिन उत्तरायण के हैं और 183 दिन किसके हैं? दक्षिण के। लेकिन आपसे पूछ ले जाए सूर्य एक दिन में कितनी डिस्टेंस तय कर लेता है? एक दिन में उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है? ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपको दो तीन बातें और याद रखनी। एक तो याद रखना है कि सूर्य एक दिन में कितना मूवमेंट करता है। तो एक दिन में सूर्य गतिशील होता है 16 मिनट। एक दिन में कितनी दूरी तय करता है? 16 मिनट। क्योंकि एक डिग्री को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 60 मिनट में। और एक मिनट वापस किस में बटी हुई है? 60 सेकंड में। तो सूर्य एक दिन में कितना तय करता है? 16 मिनट। तो यदि आपसे इसे पूछ लिया जाए 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में सूर्य कितना लेगा? तो 16 चौके 64, तब जाके एक दिन काउंट होगा कंप्लीट एक अक्षांश। ठीक है। तो लगभग अपन बोल सकते हैं 4 दिन में सूर्य 1 डिग्री को क्या कर देता है? पार कर देता है। 4 दिन में क्या करेगा? 1 डिग्री को कंप्लीटली क्या कर देगा? पार कर देगा। मतलब एक अक्षांश बोल दे, 1 डिग्री बोल दो, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 दिन। और यदि आपसे इसे पूछ ले कि सूर्य एक माह में, एक माह में जब 4 दिन में एक को पार कर रहा है, तो महीने में कितने? 30 या 31, इतने होंगे। ठीक है। तो 31 ले लो या 30 ले लो, तो 7 चौके 28, 28 दिन में तो कितने हो गए? 7। और उसके ऊपर 3 दिन बच रहे हैं, कभी किसी महीने में 2 दिन बच रहे हैं, तो 3 को भी लेंगे। तो राउंड फिगर में अपन बोल सकते हैं एक महीने में सूर्य कितने को पार करता है? 8 डिग्री को पार करता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 दिन। एक दिन में सूर्य कितना मूवमेंट कर जाता है? 16 मिनट। और एक माह में कितना पार कर देता है? 8 डिग्री। तभी तो अपन बोलते हैं ना, सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, उसके बाद में 21 अप्रैल को 8 डिग्री के पास में, उसके बाद में 21 मई को 16 डिग्री के पास में, और 21 जून को 23.5। 8-8 का ही तो गैप आ रहा है सभी के बीच में। तो एक महीने में सूर्य कितना मूवमेंट कर रहा है? 8 डिग्री। 1 डिग्री को 4 दिन में, और एक दिन में कितना? 16 मिनट। अब ये जो 1 डिग्री थी, इस 1 डिग्री की दूरी अपन ने कितनी बताई थी? 111.13 किलोमीटर। क्योंकि अपन ने जो डिग्री है उसको वापस कितने में बांट रखा है? 60 मिनट में। और 60 मिनट को वापस किस में बांट रखा है? 60 सेकंड में। यदि डॉट है डिग्री है, सिंगल लाइन है मिनट है, डबल लाइन है सेकंड है, 3 भाग है। 1 डिग्री की जो दूरी आपने बताई थी, कितनी बताई? 111.13 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ ले 1 मिनट की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री की तो अपन ने बोली 111.13, लेकिन आपसे पूछ ले 1 डिग्री के बाद में 1 मिनट, जो उसके जो 60 भाग है उसमें एक भाग की डिस्टेंस कितनी है?
तो सीधा सा है, 111.13 किलोमीटर में भाग दे दो किसका, 60 का। और जैसे आप 60 का भाग दोगे तो यहाँ पर आपके सामने डिस्टेंस आएगी 1.8 किलोमीटर। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1.8। और इसमें 1.8 किलोमीटर जब आप फिर से 60 का भाग दोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 31 मीटर। कितना आएगा, 31 मीटर। तो अब आप बता सकते हो, मतलब 111 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लेता है, 4 दिन। एक दिन में कितने को पार कर रहा है, 16 मिनट। मतलब 1 मिनट बराबर अपन ने कितना बोला है, 1.8 किलोमीटर। तो 16 × 1.8 मतलब लगभग 16 × 2 = 32, लगभग 28 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस सूर्य एक दिन में क्या कर लेता है, तय करता है। सूर्य तो नहीं करता, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से इतनी डिस्टेंस क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। और इस प्रकार से सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने क्या होता है, दक्षिणायन होता है। और जब जिस रेखा पर लंबवत होगा उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपन बात करेंगे अब प्रत्येक रेखा के साथ। तो एक बार छोटा सा ऊपर बिंदु डालो, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, शायद ये डाल रखा था, है ना। तो उसके नीचे ये वाला स्ट्रक्चर बना दो एक बार, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं। हाँ ये डायग्राम बना दो।
कंप्लीट, ठीक है। चलिए, 0 डिग्री को क्या नाम दिया? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। 23.5 नॉर्थ को क्या नाम दिया? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ को क्या नाम दिया? मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 नॉर्थ को क्या नाम दिया? आर्कटिक व्रत, क्योंकि उत्तर में कौन है? आर्कटिक महासागर, तो उसके सर्किल के आसपास की, क्योंकि 66.5 के आसपास आर्कटिक महासागर की बाउंड्री आती है, तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? आर्कटिक व्रत। 66.5 साउथ के पास में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका सर्किल आ जाता है, उसकी बाउंड्री आ जाती है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? अंटार्कटिका व्रत। और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। सूर्य हमेशा स्थिर अवस्था में न होकर हमेशा क्या पाए जाते हैं? दोलायमान, मतलब गतिशील अवस्था में पाया जाता है, जिसमें 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण में दिन की अवधि कितनी है? 182 दिन की, और दक्षिणायन में अवधि कितनी है? 183 दिन की। वर्तमान में सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है? वर्तमान में कहाँ जा रहा है सूर्य? दक्षिण की ओर जा रहा है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमक जाएगा, मकर रेखा पर लंबवत, तो अभी कहाँ पर है? दक्षिणायन की स्थिति है। और 23 दिसंबर के बाद कौन सी चालू हो जाएगी? उत्तरायण की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। सूर्य एक दिन में कितनी दूरी तय कर लेता है? 16 मिनट। कितने खिसक जाता है? 16 मिनट। 1 डिग्री या एक अक्षांश को पार करने में कितना समय लेता है? 4 दिन का। और एक महीने में कितनी दूरी तय कर लेता है? 8 डिग्री अक्षांशों को पार करता है। 1 डिग्री बराबर कितना बोला? 111.13। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1.8। और 1 सेकंड बराबर कितना होता है? 31 मीटर होता है, ठीक है। चलो, अब अपने पहली रेखा डालो, विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। विषुवत रेखा बोल दो या भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन। पहली बात तो तीनों नाम दिए क्यों जाते हैं? पहला नाम आपके सामने विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत विषु से बना हुआ है, ठीक है। विषु जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विनॉक्स। और विषु का तात्पर्य होता है इक्वल कंडीशन। इक्वल कंडीशन का मतलब है जब समस्त पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है, उस स्थिति को बोला जाता है विषुव। और जब सूर्य लंबवत होता है कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर, तो समस्त पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है? समान, तो वो कंडीशन कहलाती है विषुव, और इस वजह से रेखा को नाम क्या दे दिया? विषुवत रेखा। दूसरा नाम इसका दिया जाता है क्या? भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच में से, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। और एक अपन ने बोला इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है पृथ्वी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है, क्योंकि इसके उत्तर का भाग क्या कहलाता है? नदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है, तो इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है भाई, डेफिनेशन क्या बोलेंगे विषुवत रेखा की? तो डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर 0 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। कि पृथ्वी के केंद्र से इसका जो कोणीय दिक्मान है, एंगल है, वो एंगल कितना आता है? 0 डिग्री का। और 0 डिग्री का एंगल होने के कारण इसको अपन ने क्या बोला? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला, ठीक है। दूसरी बात, इसी को अपन ने एक नाम दिया था कल, इसे ही क्या कहा जाता है? वृहत व्रत। यानी कि ग्रेट सर्किल की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। समस्त अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है?
0 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण जो केंद्र अपसारी बल लगता है उसके कारण से विषुवत रेखा के पास में से क्या पाई जाती है, उभरी हुई पाई जाती है। और उभरी हुई होने के कारण सबसे लंबी रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि यदि आपसे इसे पूछ ले कि वृहत व्रत का निर्धारण कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर एक नाम याद रखना आपको, उस रेखा को कहा जाता है लॉक्सोड्रम। क्या कहा जाता है, लॉक्सोड्रम। ये शब्द केवल ध्यान रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कहीं पर कि भाई वृहत व्रत का निर्धारण कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है, तो उस रेखा को नाम दिया जाता है लॉक्सोड्रम। तो ये शब्द अलग से याद रखना। अब ये जो रेखा है, इस रेखा पर सूर्य का लंबवत आभासी प्रकाश कितनी तारीख को पड़ता है। सूर्य इसके ऊपर वर्टिकल पोजीशन यानी कि जिसे अपन बोल सकते हैं कौन सी, 90 डिग्री की स्थिति में कितनी तारीख को होता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कितनी तारीख को चमकता है। 21 दिसंबर। मकर रेखा पर जो अपन ने बोला था, मकर रेखा पर कितनी तारीख को होता है, 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पर जो होता है कितनी तारीख को होता है, 21 जून को। अब सूर्य क्या होता है, दोलायमान स्थिति, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, ये वाली कंडीशन है सूर्य की, ठीक है। अब जब सूर्य 22 दिसंबर यहाँ पर है, 21 जून को कहाँ चमकना है इसको, कर्क रेखा पर, तो बीच में यहाँ पर एक तिथि आएगी जिस समय कौन सी रेखा पर लंबवत होगा, विषुवत रेखा पर। और ये जो तिथि आपकी आती है उस तिथि को आप नाम क्या देते हो, दिसंबर के बाद में ग्रीष्मकाल आएगा, ग्रीष्मकाल से पहले आपका मार्च के महीने में कौन सा, 21 मार्च। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण होते समय कितनी तारीख को, 21 मार्च को कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पर। और जब 21 जून को यहाँ चमक रहा है और 21 जून के पश्चात वापस कहाँ जाएगा, दक्षिणायन। और जब दक्षिणायन होता है तो एक बार वापस फिर इसके ऊपर चमकेगा लंबवत। और जब इसके ऊपर वापस लंबवत चमकेगा तो जून के पश्चात जुलाई, अगस्त और सितंबर। और सितंबर की जो तारीख आएगी वो आपकी तारीख कौन सी, 23 सितंबर। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर लंबवत होता है, विषुवत रेखा पर। और जब भी सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है इस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है, विषुव या इक्विनॉक्स। और विषुव का तात्पर्य होता है समस्त पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी, समान। यानी कि विषुवत रेखा पर तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहेगी, ठीक है। जब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगी, 6 महीने की रात। मतलब अवधि जो रहेगी दिन रात की वो क्या रहेगी, इक्वल। यदि आपके जैसे भाई सीधा सा सिंपली पूछ ले आपके कि भाई जैसे सूर्य विषुवत रेखा पर है 21 मार्च को, तो राजस्थान में दिन की अवधि 13 घंटे की है तो रात की अवधि होगी 13 घंटे की। दोनों कितने हो गए, 26। दिन में तो 24 ही होते हैं, है ना जनरली। अब ये सीधा सा है सुनने में तो अपन को क्या लगा, अटपटा, लेकिन आंसर यही है। 13 घंटे का दिन है तो रात भी कितनी की होगी, 13 घंटे की होगी। उसका लॉजिक ये होता है कि मतलब अपन बता रहे हैं कि एग्जाम्पल लिया अपन ने कि 13 घंटे का है तो 13 घंटे, क्योंकि वो पूछना ये चाह रहा है कि भाई आपको पता है कि नहीं भाई सूर्य विषुवत रेखा पर है तो दिन रात की अवधि में क्या अंतर होना चाहिए। तो जितने घंटे का दिन होगा उतने की क्या होगी, रात होगी। अब होगा वो 24 घंटे का ही, लेकिन दोनों का डिवाइडेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन वो एक कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है कि भाई इस समय समस्त पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। और इस स्थिति को नाम क्या दिया जाता है, विषुव। अब विषुव 2 बार बन रहा है विषुव में,
एक 21 मार्च को और एक कब 23 सितंबर को। तो आपसे जनरली पूछ ले भाई 21 मार्च को जो विषुव बन रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है? इस समय अपने यहाँ पर कौन सी ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में? 21 मार्च को ग्रीष्म से पहले इसे क्या नाम दिया जाता है? बसंत विषुव। 21 मार्च को जो विषुव बनता है उसे क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को जो विषुव बनता है उसे क्या कहा जाता है? सितंबर में कौन सी ऋतु रहती है अपने? वर्षा और शीत के बीच में कौन सी आती है? सितंबर अक्टूबर के बीच में से कोई सी पूर्णिमा आती है जिस पूर्णिमा पर आप खीर बना के ऊपर रख के आते हो बिल्ली के लिए? कौन सी? तो उसे क्या नाम दिया जाता है? शरद विषुव। तो 21 मार्च को जो विषुव बनता है वो क्या कहलाता है? बसंत विषुव। 23 सितंबर को जो विषुव बनता है वो क्या कहलाता है? शरद विषुव। मतलब इन दोनों ही कंडीशन में दिन रात की अवधि क्या रहेगी? समान। अब जब सूर्य कहां पर है? विषुवत रेखा पर लंबवत है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई? प्रभाव क्या पड़ेगा इसका इस स्थिति का? अब वो प्रभाव आपको ध्यान रखने हैं। जब सूर्य लंबवत होता है किसी भी स्थान पर, तो सूर्य ताप की मात्रा जो है वो क्या मिलती है? सूर्य ताप की क्या मिलेगी? उच्च मात्रा मिलेगी। जब सूर्य ताप की मात्रा उच्च मिलेगी तो यहां पर तापमान क्या होगा? अधिक। तापमान क्या होता है? अधिक। और तापमान अधिक होगा तो इसका सीधा प्रभाव जो होता है किस पर पड़ता है? वायुदाब पर। और वायुदाब क्या हो जाएगा? कम। या फिर आप बोल सकते हो निम्न। वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न। और जैसे वायुदाब निम्न होगा तो यहां से उत्पन्न होती है क्या? संवहन तरंग। क्या उत्पन्न होगी? संवहन तरंग। सूर्य की किरणें सीधी पड़ी और सीधी पड़ रही है तो वहां पर सूर्य के ताप का परावर्तन क्या होता है? कम होता है। जैसे एक क्रिकेट बॉल ली अपन ने और ऐसे हाथ में लेके इसे छोड़ दी, तो जैसे अपन ने छोड़ी वहां पर जैसे टकराएगी तो यहीं पर टप्पे खाती रहेगी, वो साइड में थोड़ी जाएगी। लेकिन एक बॉल अपन ने ऐसी फेंकी तो टप्पा खा के सामने चली जाएगी। तो ऐसे ही सौर विकिरण जिस स्थान पर लंबवत होता है वहां पर परावर्तन, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, वापस परावर्तन की दर क्या हो जाती है? न्यून हो जाती है। क्योंकि ऊपर से तो सौर विकिरण जा रहा है तो वो निकलेगा कहाँ से? वहीं पर इकट्ठा होता रहेगा, तो सूर्य ताप की मात्रा वहां पर क्या मिलेगी? ज्यादा। लेकिन जहां पर सौर विकिरण तिरछा पड़ रहा है, तिरछा का मतलब जब सूर्य यहाँ पर है तो कर्क रेखा या इससे जो भी साइडों में जाओगे, इस रेखा से दोनों साइडों में, वहां पर सौर विकिरण का तिरछापन क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे सौर विकिरण का तिरछापन बढ़ेगा परावर्तन की दर उतनी ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो परावर्तन सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलता है? ध्रुवों के पास में। और सबसे कम आपको कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा। तो जहां पर परावर्तन ज्यादा है वहां पर तो तापमान क्या रहेगा? कम। और जहां पर परावर्तन सबसे कम है वहां पर तापमान क्या पाया जाता है? सर्वाधिक। अब जब तापमान ज्यादा है तो उसकी जो सतह है वो गर्म हो गई। अब गर्म सतह के संपर्क में आने वाली जो वायु है वो भी गर्म हो गई। और जैसे ही वायु गर्म होगी, गर्म वायु क्या होती है? हल्की। और हल्की होते ही समीपी तल से क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ये प्रकृति अपन को सिखा रही है कि यदि जीवन में ऊपर की ओर उठना है तो हमेशा क्या रहना है? हल्का रहना है। जितना हल्का रहोगे उतना ही क्या होगे? ऊपर की ओर उठोगे। अब हल्का होने का ये मतलब नहीं है कि अपन वजन घटा के 15 से 20 किलो कर ले। मतलब विचारों को क्या रखना है? हल्का रखना है। विचारों को भारी नहीं, भाई मैं हूँ सब कुछ, बाकी तो और कुछ नहीं है जीवन में। ठीक है ना? तो ऐसे विचार रखोगे तो ऑटोमेटिक जीवन में क्या हो जाओगे? ऊपर की ओर उड़ जाओगे। और जो वायु लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठ रही है उस ऊपर की ओर उड़ती हुई वायु को क्या कहा जाता है? संवहन तरंग। तो विश्व में सबसे ज्यादा या पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा संवहन तरंगों की उत्पत्ति या प्रभावशीलता यदि किसी रेखा पर पाई जाती है तो कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर। अब ये संवहन तरंगे क्या होगी? लगातार समीपी तल से ऊपर की ओर। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो ऊंचाई के साथ एक नियम पढ़ते हैं अपन कि तापमान में क्या आती है? कमी। पृथ्वी तल से वायुमंडल की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी। और इस कमी का कारण क्या है? क्योंकि अपना जो वायुमंडल है वो गर्म किन से होता है? इन्हीं सेवन तरंगों से। अब ये सेवन तरंगे जैसे जैसे पृथ्वी तल से दूर होती जाएगी तो इनका खुद का तापमान भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि इनको सतह से तापमान मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। जब इनका खुद का तापमान कम होता जाएगा तो ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। भाई जैसे खाना वगैरह बनाते हो तो जैसे अपन सब्जी में पानी वगैरह डालते हैं वो पानी उबलता है तो उसमें से जो वाष्प निकलती है वो समन तरंगी तो है। अब वो वाष्प हमेशा सीधी जाती है। कभी ऐसा थोड़ी भाई बर्तन से निकल के साइड में आ गई हो इधर, हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। अब यदि आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी
तो प्लेट को देखा करो, जैसे वो खाना वो सब्जी उबलती रहती है, आप प्लेट को उठाते हो, तो उठाने पर प्लेट के क्या लगा हुआ है, पानी। वो पानी क्यों लगा, क्योंकि जो समन तरंग नीचे से आई थी वो तो क्या थी, गर्म, लेकिन प्लेट आपकी ऊपर रखी हुई थी और प्लेट बाहर से तो क्या है, ठंडी, और उस ठंडी सतह के संपर्क में जैसे ही वो वाष्प लगी तो लगते ही वो क्या हो गई, संघनित हो गई। जल का वाष्प से द्रव अवस्था में लौटना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, और जल का द्रव से वाष्प अवस्था में जाना क्या कहलाता है, संवहन। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। तो जैसे वो उसके चिपक गई, उसी प्रकार जब ऊपर वायुमंडल में जाएगी और तापमान में कमी आएगी तो वो संघनन की प्रक्रिया करके क्या बनाती है, बादल, और बादल बना के बादलों के पास में जैसे ही जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि बादल भी तो वायुमंडल में लटके हुए हैं, और जैसे ही उनके पास में बाहर बढ़ेगा तो बादल उस जलवाष्प को वापस क्या कर देंगे, नीचे की ओर छोड़ेंगे सतह पर। अब वो वर्षा जो हुई कौन सी तरंगों के प्रभाव से हुई, संवहन तरंगों के प्रभाव से, और संवहन तरंगों के प्रभाव से होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी, संवहनीय वर्षा। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, संवहनीय वर्षा, या जिसको अपन कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक संवहनीय जो वर्षा होती है वो कौन सी रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। अब एक तो यहाँ पर क्या है, तापमान ज्यादा, एक वर्षा भी क्या हो रही है, ज्यादा, क्योंकि ये कार्यक्रम डेली का है, एक दिन का नहीं है। 2 से 3 बजे तक साफ मौसम रहता है, तेज धूप मिलती है, 2 से 3 बजे के पश्चात बादल बनेंगे, घंटे आधे घंटे मूसलाधार वर्षा, और वापस मौसम साफ, रोजाना का रूटीन है। तो रोजाना उच्च वर्षा हो रही है, और उच्च क्या हो रहा है, तापमान, और जब तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होगी तो वहां पर तीसरा तत्व और विकसित हो जाएगा, और उस तत्व का नाम है क्या, आर्द्रता। आर्द्रता भी क्या पाई जाती है, ज्यादा। देखा करो अपने जुलाई अगस्त वाला जो महीना होता है वर्षा काल वाला, और उस समय वर्षा हो गई जिस दिन, और उसी समय वर्षा के होते ही वापस सूर्यताप दिख गया, वापस मौसम साफ हो गया, तो उस दिन शाम को कंडीशन कैसी होती है, एसी चला लो चाहे कूलर चला लो, हालत खराब ही रहनी है। क्यों रहनी है, क्योंकि तापमान भी ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा होगी, दोनों के कारण क्या हो गई, आर्द्रता ज्यादा। और तीनों तत्व जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर चौथा तत्व ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है, और उस तत्व को अपन क्या बोलते हैं, सघन वनस्पति। तो विषुवत रेखा पर विश्व की क्या पाई जाती है, सबसे सघनतम वनस्पति पाई जाती है, और जहां पर सघन वनस्पति होगी वहीं पर क्या होगी, विश्व की सघनतम जैव विविधता क्या पाई जाती है, विश्व की सघनतम जैव विविधता। तो विश्व की सबसे सघनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखा पर। और इस सघनतम जैव विविधता के विश्व में 3 क्षेत्र जो भी अपन महाद्वीपों के में देखेंगे। एक तो कौन सा आपका, अमेजन बेसिन, नाम सुना हुआ होगा। एक बोलते हैं अपन कौन सा, कांगो बेसिन, और एक है कौन सा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि विश्वरेखा 3 ही महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन, इन तीनों क्षेत्रों में विश्व की सबसे सघनतम है जैव विविधता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है सघन वनस्पति। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर होती है संवहनीय वर्षा प्लस आर्द्रता प्लस तापमान। ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सौर विकिरण पड़ता है सीधा। तो ये सारे कारक एक तत्व के कारण है, और वो क्या है, सौर विकिरण के लंबवत यहाँ पर चमकने के कारण। ठीक है। अब इसमें आपको 2 बातें इसकी याद रखनी है कि अमेजन बेसिन में, इन तीनों में भी सबसे सघन कहाँ पर मिलेगी, अमेजन बेसिन में। और इस वजह से अमेजन बेसिन को 2 उपनाम दिए जाते हैं। एक तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वनस्पति ज्यादा है तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा। कुल विश्व में बनने वाली ऑक्सीजन का 20% अकेला यहीं पर बनता है, अमेजन बेसिन में। तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया, पृथ्वी का फेफड़ा। अब वनस्पति ज्यादा है तो CO2 का अवशोषण भी तो ज्यादा करेगी, और अवशोषण ज्यादा करने की वजह से इसे कहा जाता है पृथ्वी का कार्बन कुंड। एक तो पृथ्वी का कार्बन कुंड और एक पृथ्वी का फेफड़ा, दोनों किसे कहा जाता है, अमेजन बेसिन को। और विश्व की सबसे सघनतम जैव विविधता भी कहाँ मिलेगी आपको, अमेजन बेसिन में। कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। दूसरी बात, 1 2 बातें और ध्यान रखना। अब यहाँ पर अपन ने बोल रहे भाई तापमान ज्यादा है, लेकिन साथ में क्या हो रही है, वर्षा भी ज्यादा हो रही है, और आर्द्रता भी क्या है, ज्यादा। जब तीनों कारक एक साथ उच्च लेवल पर पाए जाते हैं तो वहां पर दिन और रात के तापमान में अंतर क्या मिलता है, कम मिलता है। जैसे अभी अपन बात करें तो दिन के समय का अपने यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 27 से 30 डिग्री के आसपास, न्यूज़पेपर में देख लेना कोने में आता है रोजाना। और रात्रि के समय की बात करते हैं तो रात्रि के समय का तापमान हो जाता है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो रात में हो रहा है 7 से 8 और दिन में हो रहा है 27 से 30, तो बीच में गैप कितना आया, 20 डिग्री का आ गया।
ठीक है। और दो तापमानों के मध्य पाया जाने वाला अंतराल या गैप क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? तापांतर। अब तापांतर को तीन भागों में बांटा गया है, दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। तो विश्व में सबसे न्यूनतम तापांतर, चाहे वो दैनिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, कौन सी रेखा पर मिलता है? विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर दिन के समय तापमान 27 से 30 और रात्रि के समय तापमान 20 से 25। रात में 20 से 25 और दिन में 27 से 30, मतलब गैप जो मिला दोनों के बीच में वो लगभग 5 से 7 डिग्री का पाया जाता है। जबकि यहाँ पर अभी कितना आ गया? 20। और यदि आप ग्रीष्म काल में जाओगे अपने यहाँ पर, तो ग्रीष्म काल में उच्चतम 45 से 50 और न्यूनतम चला जाता है 15 से 20 रात्रि के समय, तो 30 डिग्री का गैप आ गया। जबकि यहाँ पर 5 से 7 डिग्री का गैप पाया जाता है। तो विश्व में सबसे न्यूनतम तापांतर कौन सी रेखा पर पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। तो एक और बिंदु ऐड कर लेना, न्यूनतम क्या पाया जाता है यहाँ पर? तापांतर पाया जाता है। अब तापांतर कौन कौन सा? एक तो है आपका दैनिक, एक आपका कौन सा? मासिक, और एक हो जाएगा आपका कौन सा? वार्षिक। तीनों में से कोई सा ही पूछ ले, तीनों न्यूनतम कौन सी रेखा पर है? दिन का तापांतर तो कैसे निकालेंगे? दिन का उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम दिन में आएगा दोपहर के 2-3 बजे के आसपास, और न्यूनतम रात्रि में आएगा सुबह 4 से 5 बजे के आसपास। तो उसका गैप तो दैनिक तापांतर। मासिक निकालना है तो एक महीने का जिस दिन उच्चतम दर्ज किया गया और जिस दिन सबसे कम दर्ज किया गया उसका गैप आ जाएगा। वार्षिक निकालना है तो पूरे वर्ष में जिस दिन सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और जिस दिन सबसे कम में दर्ज किया गया, तो उसका गैप क्या कहलाएगा? वार्षिक तापमान। तो ये सारी विशेषताएं कौन सी रेखा की? विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आधार मानकर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा जिसका कोणीय दिक्मान कितना होता है? 0 डिग्री। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। और यही 0 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली यदि लंबवत रेखा हो जाएगी तो फिर वो क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर, जिसको अपन नाम देंगे ग्रीनविच रेखा। ठीक है। यह जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कितने दिन पड़ता है वर्ष में? 2 बार, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। 21 मार्च को जब इस पर लंबवत होता है सूर्य, तो वो स्थिति कहलाती है कौन सी? बसंत विषुव। और जब 23 सितंबर को सूर्य इस पर लंबवत होता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? आपकी शरद विषुव होती है। ठीक है। इस रेखा पर चूंकि सूर्य का लंबवत आभासी प्रकाश 90 डिग्री का होने के कारण सूर्यताप की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होने के कारण तापमान क्या पाया जाता है? उच्च। और तापमान उच्च होने के कारण यहाँ पर संवहन तरंगों की क्या होती है? उत्पत्ति। और संवहन तरंगों के प्रभाव से क्या होती है? संवहनीय वर्षा। और उस संवहनीय वर्षा के कारण यहाँ पर विश्व की सघनतम वनस्पति और सघनतम क्या पाई जाती है? जैव विविधता। जो इस रेखा के 3 क्षेत्र मुख्य, एक अमेजन बेसिन, एक कांगो बेसिन और एक कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दोनों क्या के बेसिन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। और एक नदी का प्रवाह क्षेत्र या उसका मैदान क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। और अमेजन बेसिन के दो उपनाम, एक पृथ्वी का फेफड़ा और एक पृथ्वी का कार्बन कुंड। और विश्व का सबसे न्यूनतम तापांतर दैनिक, मासिक, वार्षिक कौन सी रेखा पर पाया जाता है? विषुवत रेखा। अब अपन बात करेंगे विषुवत रेखा विश्व के कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरी है, उन महाद्वीपों के देश कौन कौन से पड़ते हैं। ठीक है। तो पहले उससे पहले एक बार थोड़ा सा नोट करो, हेडिंग डाल लिए। कौन सा? संवहन तरंग। सनलाइट का आना, सतह का क्या होना? गर्म होना। गर्म सतह के संपर्क में जो भी वायु के कण आए, फॉर एग्जाम्पल जिस बेंच पर आप बैठे हो, ठीक है, इस बेंच के नीचे स्टोव चालू कर दे। ठीक है। कब तक बैठे रहोगे? जब तक आप उस तापमान को सहन कर सकते हो। और जैसे ही तापमान आपकी सहन क्षमता से क्या हो जाएगा? ज्यादा, आप तुरंत ऊपर उठ जाओगे। ऊपर क्यों उठे? क्योंकि नीचे टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक वही बात है, जैसे ही सतह गर्म होती है, अब सतह के पास में क्या है? वायु अवेलेबल है, क्योंकि चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। अब उस गर्म सतह के संपर्क में जो वायु के कण आएंगे, वो वायु के कण भी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। और जैसे ही वायु के कण गर्म होते हैं, मतलब वायु ही नहीं, कोई सा भी तत्व गर्म होता है तो उसके आयतन में क्या होता है? विस्तार होता है। और आयतन में विस्तार होगा तो मतलब वायु फैलेगी, और वायु फैलेगी तो उसके आसपास की वायु है उसको भी फैलना पड़ेगा। भाई सपोज दैट आप दो बैठे और एक इधर और बिठा दिया आपके, ठीक है, और आपका क्षेत्रफल लगातार क्या होता जाए? बढ़ता जाए। तो आपके क्षेत्रफल में विस्तार कब हो पाएगा? जब पड़ोस वाले दोनों खिसकेंगे। देखते हो ना, कई पेड़ होते हैं बीच में विकसित हो जाता है, पास में दो और होते हैं, तो पेड़ बीच में से इकट्ठा हो जाता है, तो साइडों में निकल जाता है। ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिली। अब जैसे ही वायु फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, तो वायु के फैलते ही वायु हल्की होकर समीप तल से कहाँ उठेगी? ऊपर की ओर। और वायु का लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठना क्या है? संवहन
तरंग। और यदि यही वायु क्षैतिज रूप से चल जाए तो वो पवन है। क्षैतिज रूप से चलेगी तो क्या कहलाएगी? पवन। और यदि लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठ रही है तो फिर क्या कहलाती है? संवहन तरंग के नाम से। अब जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है? कमी। और तापमान में कमी आते ही जो संवहन तरंग नीचे गर्म थी, अब ऊपर क्या हो गई? ठंडी। क्योंकि उसको नीचे से ऊर्जा मिलना क्या हो गई? बंद। क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से वो क्या हो चुकी है? दूर। जैसे आपने सब्जी बनाई, सब्जी बना के साइड में रख दी, जब तक चूल्हे या स्टोव पर थी गर्म थी, जैसे आपने साइड में रखी क्या हो जाएगी? ठंडी। रोटी चूल्हे के पास में है, गर्म है, साइड में 10 मिनट रख दो, क्या हो जाएगी? ठंडी। क्योंकि उसको ऊर्जा मिलना क्या हो गई? बंद। अब जैसे संवहन तरंग ऊपर गई, ऊर्जा मिलना बंद हो गई, तो उसके तापमान में क्या आई? कमी। और तापमान में जब भी वायु के तापमान में कमी आती है, उसकी जलवाष्प धारण क्षमता क्या होती है? कम। और जैसे जलवाष्प धारण क्षमता कम होगी तो वायु संतृप्त होकर संघनन प्रक्रिया करके बादल का क्या करेगी? निर्माण। और बादलों में जब आवश्यकता से ज्यादा जलवाष्प हो गई तो बादलों जलवाष्प को वापस से नीचे छोड़ेंगे और वो क्या कहलाएगी? समन्वय। तो संवहन तरंगों के प्रभाव से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? समन्वय वर्षा। तो आधी लाइन में इसकी परिभाषा बताना हो, वायु का लंबवत रूप से ऊपर उठना, लंबवत रूप से गतिशील वायु क्या कहलाती है? संवहन तरंग कहलाती है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो 0 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। डैश लगा के लिखो फर्स्ट लाइन इसमें। पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर 0 डिग्री, पृथ्वी तल पर 0 डिग्री, 0 डिग्री कोणीय दिक्मान, 0 डिग्री कोणीय दिक्मान, 0 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा, क्षैतिज काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट अगली लाइन। यह रेखा, यह रेखा, यह रेखा पृथ्वी को, यह रेखा पृथ्वी को दो समान भागों, दो समान भागों, पृथ्वी है साथ में ग्लोब भी लिख सकते हो, दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर का उत्तरी गोलार्ध, उत्तर का उत्तरी गोलार्ध व उत्तरी अक्षांश, उत्तर का उत्तरी गोलार्ध व उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और वहां पर जो अपन ने अक्षांश निर्धारित किए वो क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। व दक्षिण, व दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध व दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध व दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। अगली लाइन। समस्त अक्षांश रेखाओं में, समस्त अक्षांश रेखाओं में, समस्त अक्षांश रेखाओं में, समस्त अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होने, सबसे बड़ी होने
समस्त अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी होने के कारण इसे बृहत व्रत की संज्ञा, सबसे बड़ी होने के कारण इसे बृहत व्रत की संज्ञा, बृहत व्रत की संज्ञा, बृहत व्रत की संज्ञा, बृहत व्रत की संज्ञा। और जहां पर वृहत व्रत शब्द आया ना, उसके एरो लगा के लिखो निर्धारण, निर्धारण। और निर्धारण क्या है, ये शब्द लिख दो लॉक्सोड्रम, लॉक्सोड्रम। वृहत व्रत का जो निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, लॉक्सोड्रम के द्वारा, लॉक्सोड्रम, लॉक्सोड्रम, लॉक्सोड्रम। ठीक है, अब इसके नीचे डायग्राम बना दो। हाँ भाई, वैसे अपन लिखवाएंगे तो फिर कई चीज़ें ज़्यादा है वो लिखवानी पड़ेगी, होती है, होता है, वो आधे शब्द ज़्यादा हो जाएंगे। चीज़ें अपन को यही ध्यान में रखनी है। ज्योग्राफी तो मैप बेस है, जितना ज़्यादा मानचित्र या डायग्राम बनाओगे उतनी ज़्यादा स्थायी और परमानेंट होगी। बाकी तो थ्योरी तो आपके पास में किताबों में मिल जाएगी। सूर्य ताप की उच्च मात्रा, उसके एरो लगा के सूर्य ताप ज़्यादा मिलेगा तो तापमान अधिक रहेगा, उसी से प्रभाव पड़ेंगे ये सारे। ये सीक्वेंस है पूरी। सूर्य ताप की उच्च मात्रा,
सामान्य वर्षा से सघन वनस्पति और सघन वनस्पति से सघनतम जैव विविधता। हाँ, सघनतम जैव विविधता विश्व में मिलती कहाँ पर है? 3 क्षेत्रों में मिलती। दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड वाला। ये भी लिख लो, ऐड कर दो। न्यूनतम तापांतर। ठीक है। वो चाहे आपसे दैनिक पूछ ले, चाहे मासिक पूछ ले, चाहे वार्षिक पूछ ले, तीनों यहाँ पर विषुवत रेखा पर ही न्यूनतम सबसे कम। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा भाई दिन में तापमान कम है या रात में कम, इक्वल दशाएं देखने को मिली। जैसे अपन को जुलाई अगस्त में पता नहीं चलता, दिन वाली कंडीशन होती वैसी रात के समय होती, वो वाली सेम कंडीशन यहाँ पर पूरे 12 महीनों होती। ठीक है, परिणाम है कि चिपचिप वाली दशाएं पाई जाती है यहाँ पर कंप्लीटली। कर दिए। अब अपन आगे बात करेंगे विषुवत रेखा की लोकेशन जो है। ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा आपकी कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटोरियल। ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए भाई, चूंकि पृथ्वी को तो 2 समान भागों में बांट रही है, लेकिन फिर आगे पूछ लिया जाए भाई विषुवत रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। ठीक है। इसमें अपन को 3 महाद्वीप दिख रहे हैं स्पष्टली। एक तो ये वाला तो आपका कौन सा है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये वाला आपका कौन सा है? अफ्रीका। और ये वाला आपका कौन सा जाता है? एशिया। कितने महाद्वीपों से गुजर रही है? 3 महाद्वीप। अब 3 महाद्वीपों के देश कौन कौन से? और यदि आपको जनरली पूछ ले भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, वहां पर नॉर्मली याद रख लेना 876 किलोमीटर। भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? 876। और यदि आपसे ऐसे कॉन्सेप्टली क्वेश्चन पूछ ले कि भाई यदि विषुवत रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी होती, भाई जैसे अपने कर्क रेखा जा रही है भारत के बीच में से, और कर्क रेखा की जगह यदि विषुवत रेखा होती भारत में, तो क्या कंडीशन होती?
जलवायु दशाएं ऐसी होती है, कुछ परिवर्तन होता। यदि कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही होती तो भारत की जलवायु दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ता? कुछ नहीं पड़ता, सेम होती। मानी गई है, नहीं मानी गई का मतलब जैसी कंडीशन है वो कंडीशन भी शिफ्ट होगी फिर इसके साथ। वो सूर्य फिर कंडीशन वही होगी, फिर दशाओं पर कुछ नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना, वही प्रभाव पड़ेगा जो भी विषुवत रेखा वाले लोग भुगत रहे हैं, वो फिर अपन को भुगतना पड़ेगा। मतलब अपने यहाँ पर 2 से 3 बजे तक तो बढ़िया तेज धूप सीधी सिर के ऊपर, मतलब ढंग से पक जाओगे आप। और ढंग से पकने के बाद में फिर आपके ऊपर 2 से 3 बजे पश्चात होगी क्या? बरसात। और फिर जो दिन के समय जो जले थे आप उबले थे वो वापस आप क्या हो जाओगे? ठंडे। फिर वापस से आएगी सूर्य की तेज धूप और फिर आसपास में पूरी आर्द्रता युक्त दशाएं। और आर्द्रता युक्त दशाएं तो पूरा कंप्लीटली जो सतह है वो पूरे सघन वनों से क्या होगा? ढका हुआ रहेगा। और अभी जैसे आपके आसपास की दशाएं हैं, अभी आपको पेड़ दूर दूर देखने पर मिलते हैं, शुष्क दशाएं पाई जाती है, अलग अलग ऋतुओं का आप आनंद लेते हो। फिर 12 महीनों यहाँ पर ऋतु क्या रहती है? समान। शीत ऋतु तो भूल जाओ, ठीक है। और पूरी सतह जब सघन वनों से ढकी हुई रहती तो फिर आप सतह पर नहीं रह सकते, आपको अपने घर बनाने पड़ते पेड़ों के ऊपर, मचान बना के रहना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियां रहती है वो पेड़ों के ऊपर मचान बना के रहती है। कारण क्या होता है? यदि आप घर जैसे आप वर्षा काल के समय देखते हो, है ना, कि गलती से इधर से कोई सर्प आ गया, इधर से कोई धामण आ गई, इधर से कोई दम्भी आ गई, इधर से कौन से प्रकार का मच्छर आ गया, इधर से कौन से प्रकार का आ गया, इधर से कौन सा जानवर आ गया, अलग अलग प्रकार के देखते हो। और जबकि अपने यहाँ पर तो वर्षा का औसत राजस्थान का कितना है? 57 सेंटीमीटर है। भारत का 120 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वर्षा का औसत 250 से 300 सेंटीमीटर। अपने से तो 6 गुना ज्यादा बरसात हो रही है। तो इतने प्रकार के कीट पतंग मक्खी मच्छर देखते हैं आप कि आपको एक खा के जाता उसका इलाज होता नहीं, तब से पहले दूसरा खा जाता। और आपके तो इतने थे मच्छर, उसमें आप बेचारों को गालियां निकालते हो, वहाँ के मच्छर और आपकी मक्खियाँ बराबर है। तो सोचो आपका एक दिन में कितना खून लेके जाते हो। दूसरे दिन आपको फिर 1 यूनिट चढ़वाना पड़ता। ठीक है, तो डेंगू मलेरिया की यहाँ पर क्या रहती है? प्रधानता रहती है। और सरीसृप प्रजातियों की सबसे ज्यादा। तो एक इधर से देखते ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे गिनते रहते, एक वो गयो, एक वो गयो, एक वो गयो, ऐसे ही गिनते रहते आप, क्योंकि सबसे ज्यादा सरीसृप प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। जैसे आप फिल्मों वगैरह में देखा होगा एनाकोंडा वगैरह बड़े आकार के सर्प, वो आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइल्स की क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती। तो इनसे यदि आपको अपने जीवन को बचाना होता तो फिर आपको ऑटोमेटिक कहाँ रहना पड़ता? पेड़ों के ऊपर। और फिर आप नीचे तभी उतरते जब आपको भूख लगती। तो वनों से आकेट और संग्रहण करके पेट भरा, वापस आके बैठ गए वहां पर, इतना ही काम रहता। फिर ये झंझट नहीं रहता आपके लिए। वे वैकेंसी आ गई, पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, हुआ कि नहीं हुआ, ये माथाफोड़ी नहीं रहती आपकी, है ना। तो ये यहाँ पर आदिम जनजाति रहे। अब ये जो रेखा है 3 महाद्वीप, अब 3 महाद्वीपों के देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देश आपका कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अब इस दक्षिण अमेरिका के जो देश है इसमें पहला देश यहाँ पर पड़ता है, और उस देश का जो नाम है वो है इक्वेडोर। पहला कौन सा देश दक्षिण अमेरिका का? इक्वेडोर। आपने एक नाम सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है कौन सी देश में पड़ती है? ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर है, सबसे सक्रिय, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की इस पश्चिमी किनारे पर पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। एक्टिव वोल्केनो। ज्वालामुखी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी और एक मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार मैग्मा निकलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, वो सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें प्राचीन काल में उद्गार हुआ था, आज नहीं हो रहा, भविष्य में कभी भी हो सकता है, वो सारे कौन से? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और ऐसे ज्वालामुखी जिनमें प्राचीन काल में उद्गार हुआ था, आज नहीं हो रहा और भविष्य में कोई गारंटी नहीं है उद्गार होने की, वो सारे कौन से? मृत ज्वालामुखी। विद्यार्थी भी ये 3 टाइप के होते हैं। हाँ, एक तो वे विद्यार्थी जो 10वीं में पढ़ रहे थे, 12वीं में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक पढ़ते रहेंगे, वो तो कौन से हैं? सक्रिय। एक कौन से? हो शायद सुसुप्त ज्वालामुखी। 12वीं तक कॉलेज तक मन लगा के पढ़े थे, बाद में ढंग से पास हो गए और फिर शादी विवाह हो गया और पढ़ाई लिखाई बाद में जा रहे, नहीं करनी, बंद कर दी। और जैसे जीवन की बसीड़ लगी, वे पढ़ना तो पड़ेगा, और फिर वापस जगे 2-3 साल का गैप देके, तो वो कौन से विद्यार्थी? सुसुप्त ज्वालामुखी। सबसे हानिकारक यही होते हैं, क्योंकि इनको वैल्यू पता चल चुकी है, फिर इनके मार्ग में भटकाव नहीं आते।
सक्रिय तो क्या है, कई बार बीच बीच में भटक जाते हैं। अब सुसुप्त वाले कभी नहीं भटकते, क्योंकि उनके सामने टारगेट फिक्स है, क्योंकि अब नहीं लगे तो दोबारा संभावना नहीं है। और तीसरे वाले वे होते हैं जो 10वीं में 3 बार फेल हो गए, सन्यासी ले लिया। वो कौन से हैं? मृत ज्वालामुखी और मृत विद्यार्थी है, ठीक है, जिनका आगे मार्कशीट में नाम है नहीं आता। तो सबसे हानिकारक ज्वालामुखी भी कौन से होते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा है? सक्रिय ज्वाला, और विश्व का सबसे ऊंचा है, जिसे विश्व की चमकती चोटी भी कहा जाता है। विश्व की चमकती चोटी कौन से कहा जाता है? कोटब। कौन से देश में पड़ती है? इक्वेडोर में। दूसरा देश यहाँ पर जो आता है, यहाँ पे, और इस देश का जो नाम है वो है कोलंबिया। दूसरा देश कौन सा है? कोलंबिया। एक तो है कोलंबिया और एक है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया तो राज्य है उत्तरी अमेरिका का, कनाडा देश में पड़ता है, ठीक है। और कोलंबिया क्या है? देश है। कौन से महाद्वीप का? दक्षिण अमेरिका का। और तीसरा देश यहाँ पर जो आता है वो देश है आपका कौन सा? ये पूरा जो अब आगे बच गया यहाँ पर, ये वाला, इस देश का नाम है ब्राजील। जो अपन ने बोला था अमेजन बेसिन, यहीं पर है, क्योंकि विश्व की अफवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन। और उसका मैदान अमेजन बेसिन कौन से देश में पड़ता है? ब्राजील। इसी कारण ब्राजील को सांपों का देश, क्योंकि इसमें कौन सा बेसिन है? अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन सरीसृप प्रजातियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहीं पर एक इसके किनारे पर एक द्वीप पड़ता है छोटा सा, उसका नाम है इल्ला डी क्यूमिडो ग्रांडे। द्वीप तो छोटा सा है, नाम ही बड़ा है केवल उसका, इल्ला डी क्यूमिडो ग्रांडे, जिसको सांपों का द्वीप कहा जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा सर्प घनत्व कौन से द्वीप पर? इसी इल्ला डी क्यूमिडो ग्रांडे पर पाया जाता है। सर्प घनत्व 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 8 से 10 सांप मिल जाएंगे। 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई का जो बॉक्स बना, इस बॉक्स में कितने सांप? 8 से 10, मतलब ऊपर नीचे पड़े एक दूसरे के, है कि नहीं। और उसमें भी सर्प कौन से? उड़ने वाले सर्प। उड़ने वाले सर्प, जैसे अपन राजस्थान में सुनते हैं ना, उड़न गिलहरी, सीता माता बैरण। अब क्या वो उड़ती है क्या कबूतर के जैसे? उड़ती है कि भाई सतह से उड़ी, पेड़ पर चढ़ी, वापस बैठी नीचे आके? क्योंकि उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो एक पेड़ से दूसरे पर, दूसरे पर तीसरे पर, ऐसे उछलती हुई जाती है वो। तो उस वजह से उसे क्या कहा जाता है? उड़न गिलहरी। अब वैसे ये सांप ऐसे नहीं भी कबूतर के जैसे उड़ेंगे, मतलब जब ये तेज गति से चलते हैं सतह पर, तो सतह से संपर्क इनका कम होता है, सतह से ऊपर ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है उड़न गिलहरी। और ये कौन से? उड़ने वाले सर्प। तो यहाँ पर मानव का जाना क्या है? प्रतिबंधित है। और यदि कोई मानव गलती से रिसर्च वगैरह के लिए जाता है तो वापस आज तक उसके प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है कि नहीं। तो ये कौन से बेसिन का प्रभाव है? सारा अमेजन बेसिन का। तो ये 3 देश कौन से महाद्वीप के? तो दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से गुजर रही है? 3 देशों से। अब अगला महाद्वीप आपका कौन सा? अफ्रीका, क्योंकि सबसे ज्यादा देश ही कौन से महाद्वीप के हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में जैसे अपन प्रवेश करेंगे उससे पहले किनारे पर यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, जिसका नाम सुना हो तो गिनी की खाड़ी। ये वाली जो खाड़ी है कौन सी है? गिनी की खाड़ी। और खाड़ी क्या होती है? ऐसा जलीय भाग जो 3 ओर से इस तल से घिरा होता है, क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। और खाड़ी यहाँ पर कौन सी है? गिनी की खाड़ी। और यदि इसका उल्टा हो जाए, ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जैसे अपना भारतीय प्रायद्वीप है ना। तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी में एक देश है, उस देश का नाम है साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया। छोटा सा है, साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया। कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते ही हैं कि भाई उस सत्यमल जत्तो को ने जिस ज्यादा माइंस है, तो प्रकृति का नियम है ना। तो साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका में। जैसे ही इससे अपन आगे चलेंगे, तो आगे चलने पर यहाँ पर जो देश पड़ता है, उस देश का नाम है गेबोन। कौन सा है? हाँ, वो यहीं पर आएगा भी, है ना। कौन सा है? गेबोन, ठीक है। गेबोन के बाद में अगले की बात करेंगे, तो अगला जो यहाँ पर देश आता है वो आता है यहाँ पर कांगो। अब कांगो दो है, यहाँ पर जो है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनकी गणतांत्रिक
ठीक है। और जैसे ही इसके आप नीचे की तरफ आओगे यहां पर, तो यहां पर जो देश है वो सिंपल कांगो है। एक तो साधारण कांगो और एक कौन सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो से जैसे अपन आगे की ओर चलेंगे तो अगला जो देश आएगा वो आता है यहाँ पे कौन सा, युगांडा। कौन सा है, युगांडा। युगांडा के बाद में अगला जो देश आता है उस देश का नाम है क्या, केन्या। कौन सा है, केन्या। और सबसे लास्ट में यहाँ पर किनारे पर जो आता है उस देश का नाम है सोमालिया। कौन सा है, सोमालिया। कितने देश हुए, साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया, गेबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद में कांगो, फिर युगांडा, फिर केन्या और फिर सोमालिया। तो अफ्रीका में देशों की संख्या कितनी है, सात। सात तो किसके, अफ्रीका के, तीन किसके, साउथ अमेरिका के। आ गया जो अगला कौन सा आ गया आपका, एशिया। ठीक है। अब एशिया में यहां पर भारत का एक पड़ोसी देश है जहां से गुजर रही है रेखा, और उस देश का जो नाम है वो नाम क्या है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। ठीक है। तो एशिया का पहला देश जो है वो कौन सा है, मालदीव। ठीक है। मालदीव से जैसे ही आप आगे की ओर चलोगे तो अभी अपन जो नाम बोल रहे थे ये वाला, और यहां पर जो देश है उस देश का नाम क्या है, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है जिसमें तीन बड़े द्वीप है मुख्य, जावा, सुमात्रा और कालीमंतन। जावा, सुमात्रा और कालीमंतन। अब ये जो बड़ा वाला भाग आपको दिख रहा है ये तो कौन सा है, जावा। ठीक है। इधर वाला कौन सा है, सुमात्रा। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर पड़ता है कालीमंतन। ठीक है। तो इस वाले भाग से गुजरी है, तीनों को टच करती हुई जा रही है। ठीक है। तो ये देश कौन सा आपका, इंडोनेशिया। और आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश, और उस द्वीपीय देश का नाम क्या है, किरीबाती। किरीबाती, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, किरीबाती। ठीक है। तो किरीबाती, इंडोनेशिया और मालदीव, ये तीनों तो किसके हैं, एशिया के। तो एशिया महाद्वीप के तो कितने देशों से जा रही है, तीन। अफ्रीका के कितनों से जा रही है, सात। और दक्षिण अमेरिका के कितनों से जा रही है, तीन। टोटल कितने देश हो गए। तो आपकी जो विषुवत रेखा है वो विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से, तीन महाद्वीप, और तीन महाद्वीप के कितने, 13 देशों से होकर गुजर रही है। अब इसमें आपसे दो तीन बातें और पूछ ली जाए। पहली बात तो पूछ ले आपसे कि ये जो विषुवत रेखा है इस विषुवत रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है। अरे अभी बोला है अपन ने बेसिन। अपन जनरली अपने सुना होगा कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, माही नदी राजस्थान की। अपन बोलते काटने, जबकि एक्चुअल स्थिति क्या होती है, पार करती है। काटा किसको जाता है, जो एक्चुअल होती है। ये क्या एक्चुअल है रेखाएं, ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाओं को नदी क्या कर सकती है, केवल पार कर सकती। यदि आप यहाँ पर दीवार बना के आते और फिर उसको तोड़ कर जाती वो, तब तो काट कर जाती। वरना ये तो क्या है, काल्पनिक रेखाएं सतह पर थोड़ी है, ये तो ग्लोब पर बना रखी है अपन ने। तो इनको दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी। क्योंकि कांगो नदी यहाँ पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम सुना होगा आपने, कटंगा का पठार, जाम्बिया तांबा पेटी। तो कटंगा के पठार से निकलती है और ऊपर की ओर जाके वापस इसको पार करके वापस कहाँ आ जाती है, गिनी की खाड़ी में आ जाती है। तो एक बार तो ऊपर जा रही है, एक वापस जा रही है। सेम माही नदी की कंडीशन है इसकी। तो दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है। यदि आपसे जनरली पूछ लिया जाए विषुवत रेखा पर अवस्थित झील, विषुवत रेखा पर अवस्थित झील कौन सी है, जो ठीक विषुवत रेखा के ऊपर अवस्थित है, तो यहां पर आपको नाम याद रखना है, कौन सी है, विक्टोरिया झील। कौन सी है, विक्टोरिया झील। कहाँ पड़ेगी, वो ही अफ्रीका में पड़ेगी। ये जो अपन ने देश लिखे ना यहाँ पर, सोमालिया, युगांडा, केन्या, और एक छोटा सा देश और आता है जिबूती।
इनकी सीमा की टच होती है सभी के, और इनके बीच में अवस्थित झील है कौन सी? विक्टोरिया। जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। तो वो कहाँ पर अवस्थित है? 0 डिग्री विषुवत रेखा पर है। और यदि यहीं पर आपसे पूछ ले कि विषुवत रेखा पर अवस्थित है आपकी पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी? पर्वत श्रेणी। और पर्वत श्रेणी भी अफ्रीका की है, और जिसका नाम आपने सुन रखा होगा कौन सी? किलीमंजारो। कौन सी है? किलीमंजारो। और किलीमंजारो पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी? किलीमंजारो 5895। ठीक है। और एकमात्र ऐसी चोटी या पर्वत श्रेणी है जो विषुवत रेखा पर अवस्थित होते हुए इसके ऊपर क्या जमती है? बर्फ जमती है। बाकी विषुवत रेखा पर बर्फ नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि अपन ने बोला है सूर्य ताप क्या होता है? लंबवत होता है, तापमान ज्यादा पाया जाता है, सामंत तरंगें उत्पन्न होती है, रोजाना वर्षा हो रही है, और फिर भी यहाँ पर क्या जम रही है? बर्फ जम रही है। तो उसका कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। यदि ज़्यादा ऊंचाई रहेगी तो संघनन प्रक्रिया होगी और वहाँ पर बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 6000 मीटर ऊंचाई है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य तापपतन दर होती है। और 6 किलोमीटर पर जाओगे तो आपको 6 6 36 और 3 39 40 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा। अब विषुवत रेखा पर औसत तापमान कितना है? 27 से 30 बोला अपन ने, तो 30 और 39 क्या हो गया? तो 9 ऊपर चला गया। 9 ऊपर का मतलब माइनस में 9। और जैसे टेम्परेचर 0 से नीचे गया तो मतलब क्या होगा? हिमावरण होगा और बर्फ जमेगी वहां पर। इस कारण से यहाँ पर क्या पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है। तो ये 3 तो फैक्ट याद रखने हैं। कि पहला तो 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो। ऊपर अवस्थित झील कौन सी है? विक्टोरिया। और ऊपर अवस्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? किलिम। तीनों कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। कितने देशों से गुजरी ये रेखा? 13 देशों से। दक्षिण अमेरिका के कितने? 3। पहला इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। ठीक है। अफ्रीका के कितों से गुजर रही है? 7। पहला साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया, दूसरा गेबोन, तीसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, चौथा कांगो, पांचवा युगांडा, छठवा केन्या, सातवां सोमालिया। एशिया के कितने? 3। पहला मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा किरीबाती। ठीक है। अब यहाँ पर अमेजन बह रही है तो यहाँ अमेजन बेसिन, और यहाँ पर कांगो बह रही है तो कौन सा? कांगो बेसिन। और वैसे अपन यहाँ पर भी यदि बताना चाहिए तो यहाँ पर नदी बहती है मेकांग मेनाम नदी। कौन सी? मेकांग मेनाम नदी। और अमेजन बेसिन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता इसी बेसिन में पाई जाती है, मेकांग मेनाम नदी के बेसिन में, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवाहित होती है। तो ये अपनी कौन सी हो गई? विषुवत रेखा हो गई। ठीक है। चलो, लिखोगे या मानचित्र बनाओगे? लिख लोगे? मानचित्र बना दोगे? नहीं, मानचित्र के नाम से है ना। चलो भाई, लिखो विषुवत रेखा की अवस्थिति। विषुवत रेखा की अवस्थिति। 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 और अवस्थिति के सामने डैश लगा के। ठीक है। डैश लगा के लिखो। यह रेखा, यह रेखा विश्व के बीचों बीच या विश्व के मध्यवर्ती भाग, विश्व के मध्यवर्ती भाग, विश्व के मध्यवर्ती भाग, विश्व के मध्यवर्ती भाग में 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है। विश्व के मध्यवर्ती भाग में 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। अब सबसे पहला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के सामने डैश लगा के 3 देशों के नाम बोर्ड की तरफ बिना देखे लिखना। तीनों देशों के नाम। भाई प्रयास किया करो कि भाई हाँ अपन को कितना याद हुआ, फिर वापस जब अटके तो फिर वही रिकॉल वाली, फिर वापस गर्दन ऊपर उठाओ भाई हाँ कौन सा रह गया। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
एग्जाम में यदि पूछ ले भाई क्या पता पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन से है, तो फिर वहाँ तो जो सीक्वेंस है उसी के अनुसार लिख दो अपने तो। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। घर पे एटलस वगैरह है, मानचित्र, स्कूल टाइम में जो ऑक्सफोर्ड एटलस की जो बुक आती है छोटी सी, वो वाली है या मैप है? यदि मैप है तो उसमें बैठा कर जब भी ठाले हो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा हो, तो उसको लेके सामने बैठ जाया करो। सबसे बढ़िया है, घर वाले तो घुमाएंगे नहीं जब तक नौकरी नहीं लगेंगे, तो आप बैठे बैठे पूरा विश्व भ्रमण कर दिया करो, संतुष्टि मिल जाएगी भाई, विश्व घूम लिया अपन ने। लेकिन भाई यहाँ पर आप बैठे बैठे चीज़ें पढ़ रहे हो, और यदि इन्हीं चीज़ों को यदि कोई जाके आए और वो बताए, मैं सांप देख के आया इमेजिन बेसिन में, तो आप क्या बोलोगे, अरे बावड़ा मन ही पूछ ले तो मैं ही बता देता बता। लेकिन तो वो चीज़ें विश्व भ्रमण हो जाती है। ज्योग्राफी पढ़ने में तभी तो मजा आएगा जब आप मैप के साथ इसको रिलेट करोगे। लिख दिए तीनों देश, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। सेकंड लिखो अफ्रीका। चलो, अफ्रीका। अफ्रीका में पहला है साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया, उसके बाद में था गेबोन, उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो गणतांत्रिक कांगो। एक है सिंपल कांगो, फिर युगांडा, केन्या और सोमालिया। साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया, गेबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और उसके बाद में एशिया में तीन, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। बाती, बाती, दिया और बाती, किरीबाती है ना। लग बाटी रहा है ना, वैसे बाकी बाती है ना, है ना। और उसके बाद में फिर ये तीन चीजें लास्ट में, विषुवत रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, कांगो नदी। विषुवत रेखा पर अवस्थित झील, विक्टोरिया झील। विषुवत रेखा पर अवस्थित पर्वत श्रेणी, किलिमंजारो। नदी कांगो, झील विक्टोरिया, पर्वत श्रेणी किलिमंजारो। हो गया। चलिए, अगली रेखा डालो, करक रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
चलिए, कर्क रेखा, इसे कहेंगे कर्क रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी का ये तो केंद्रीय भाग, और इस केंद्रीय भाग से 23.5 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और इसी में यदि उत्तर की जगह आपने लिख दिया दक्षिण, तो वो कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। दोनों में केवल एक शब्द का अंतर है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आधार मानकर 23.5 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब कैंसर का नाम आते ही तो वैसे ही डर लगने लग जाता है, और भारत के लिए वरदान, क्योंकि भारत के बीचों बीच में जा रही है, ठीक है। और ऐसी रिसर्च भी है कि वे सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी कौन सी रेखा पर पाए गए हैं? कर्क रेखा पर ही पाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। अब सबसे पहले अपन बात करें कर्क रेखा पर, सूर्य जो है, इस सूर्य की लंबवत आभासी स्थिति कर्क रेखा पर कितनी तारीख को होती है? कितनी तारीख को बताई थी अभी? पीछे लिख लिया ना शायद अपन ने। कितनी तारीख को सूर्य लंबवत चमकता है यहाँ पे? 21 जून। मतलब 21 जून के समय सूर्य का जो प्रकाश है कर्क रेखा पर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और जहां पर भी 90 डिग्री का होगा वहां पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? सर्वाधिक प्राप्त होती है। अब जब सूर्य जब 21 जून को कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर है, इस स्थिति को नाम क्या दिया जाता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जैसे अपन ने विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत हो रहा था, और दोनों बार लंबवत होने की स्थिति को अपन ने बोला विषुव। अब विषुव एक तो हो रहा था आपका शरद विषुव, एक हो रहा था आपका बसंत विषुव। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है क्या? कर्क संक्रांति। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो आपके जो दो पार्ट है, एक तो आपका कौन सा? ये तो है नदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका कौन सा है? सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये वाला जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है? कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म या शीत? ठीक है। तो इस समय यहाँ पर कौन सा काल होगा आपका? ग्रीष्म काल होगा, ठीक है। अब जब ग्रीष्म काल होता है तो इस समय आपके दिन की अवधि तो क्या होगी? दिन की अवधि तो क्या होगी? लंबी, बड़ी होगी। दिन क्या होंगे? बड़े। और रातें क्या हो जाएगी? छोटी। तो इसी कंडीशन में आपकी जो रात की अवधि है, वो रात की अवधि क्या हो जाती है? छोटी या कम। दिन की अवधि तो लंबी हो जाती है, रात की अवधि क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसी कारण ग्रीष्म काल में दोपहर होते ही नींद आती है कन्फर्म। और शीतकाल में कितना भी प्रयास कर लो, पलेटी मार के रह जाओगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि रात वैसे ही काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई मानव शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है उतनी तो वो लेगा, चाहे आप उसको चाहे दिन में दो चाहे रात में दो, ठीक है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म काल होता है, दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि क्या होती है? छोटी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, भारत में दिन की अवधि होगी? भारत में दिन की अवधि कम होगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर है, भारत में दिन छोटे होंगे या बड़े होंगे? कर्क रेखा पर है, बड़े, और रातें छोटी। जब सूर्य कर्क रेखा पर है, भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन की अवधि, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मतलब कन्याकुमारी से श्रीनगर की ओर जाने पर, समझ में नहीं आ रहा? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, ये बीचों बीच से जा रही है।
तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो इस दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर भारत में दिन की अवधि कम होगी या बढ़ेगी? दिन की अवधि बढ़ेगी। सामान्य नियम आपने छोटी क्लासों से क्या पढ़ रखा है? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी ध्रुव पर आपका क्या होगा? 6 महीने का दिन। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का क्या होगा? दिन। जब यहाँ पर 6 महीने का दिन हो रहा है तो यहाँ पर 6 महीने की रात अभी। ठीक है। पता क्या चला? इस विषुवत रेखा पर कितने घंटे का दिन है? 12 घंटे का। यहाँ पर कितने का हो रहा है? 6 महीने का। तो 12 घंटे ज्यादा है या 6 महीने ज्यादा है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब आप जा रहे हो तो दिन की अवधि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है। स्पष्ट पता चल रहा है। तो ऐसे आप जब भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी या कम होगी? सीधी सी बात है, क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और रात की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर, तो भारत में दिन की अवधि होती है क्या? कम। रात की अवधि होती है क्या? ज्यादा। और भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर रात की अवधि क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी जब सूर्य मकर रेखा पर है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर जाने, रात की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। अब वो चाहे आपका यहाँ पर भारत लिख दे चाहे राजस्थान लिख दे, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम काम करेगा। राजस्थान में भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती है। कब? जब सूर्य कर्क रेखा पर है। ठीक है। और राजस्थान में रात की अवधि कब बढ़ेगी? जब सूर्य कहाँ पर है? मकर रेखा पर। तो सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून को। इस स्थिति को नाम क्या दिया जाता है? कर्क संक्रांति। इस समय उत्तरी गोलार्ध में होता है ग्रीष्मकाल और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीतकाल। उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि लंबी होती है और रात की अवधि क्या होती है? कम या छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है तो इस समय दिन की अवधि कम होती है और रात की अवधि क्या होती है? लंबी। कोई डाउट यहाँ पर? सिंपल है। हाँ, बस सीधा सा है, एक जगह का याद करना है, दूसरी जगह पर जाती है तो सारी चीजों को उल्टा कर देना। ठीक है। क्योंकि विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन है और ध्रुवों पर कितना हो रहा है? 6 महीने का दिन है। क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश बदलते जाते हैं दिन की अवधि क्या होती चली जाती है? परिवर्तित होती चली जाती है। जैसे 0 डिग्री पर 12 घंटे का होता है, 19 डिग्री के आसपास 13 घंटे का हो जाता है, 31 डिग्री पर जाओगे 14 घंटे का हो जाएगा, उसके बाद में 42 डिग्री पर जाओगे 15 घंटे का हो जाएगा, 49 डिग्री पर जाओगे तो 16 घंटे का हो जाएगा, 55 डिग्री पर जाओगे 18 घंटे का हो जाएगा, 63 डिग्री पर जाओगे 20 घंटे का हो जाएगा दिन। और 90 डिग्री पर जाते जाते वो 6 महीने का हो जाता है। तो दिन की अवधि लगातार बढ़ती है और जब सूर्य नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर रात की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी कर्क रेखा पर जब ये क्या होता है? लंबवत चमकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये और करनी है अपन को कि भाई यहाँ पर जो 21 जून के समय सूर्य लंबवत चमक रहा है तो जो विषुवत रेखा पर जो कंडीशन होती है वो होनी चाहिए ना यहाँ पे। क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा क्या है? 90 डिग्री है। और जहां पर भी 90 डिग्री होगी तो परावर्तन क्या हो जाता है? कम। तो तापमान वहां पर क्या पाया जाता है? उच्च। और तापमान उच्च होगा तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होगी? संवहन तरंगों की उत्पत्ति। और फिर क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और फिर सघन वनस्पति होनी चाहिए। सघन क्या होनी चाहिए? जैव विविधता। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर तो मरुस्थल है पूरे। ये पूरा क्षेत्र सघन वनों से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। विश्व के जितने भी गर्म मरुस्थल है सारे के सारे आपको या तो कहाँ मिलेंगे? कर्क रेखा पर, या फिर कहाँ मिलेंगे? मकर रेखा पर। जैसे आपका सहारा मरुस्थल कर्क रेखा पर, अरब का मरुस्थल अपने थार का मरुस्थल। ठीक है। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका में जाओगे मोजेसो नॉर कैलिफोर्निया का मरुस्थल, सारे यहाँ पर अवस्थित है। दक्षिण की ओर जाओगे तो यहाँ पर मकर रेखा पर अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। जबकि यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। कंडीशन दोनों पर क्या आ रही है? समान। कारण क्या है इसका? क्योंकि जब अपन एक टॉपिक फिर बाद में पढ़ेंगे वो तो, लेकिन आपने सुना होगा वायुदाब की पेटियां। ठीक है। यहाँ पर पाई जाती है विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी और यहाँ पर पाई जाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण क्यों बोला? क्योंकि 20 से 30 का बीच का क्षेत्र है और 20 से 30 वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण। तो यहाँ से जो पवने गर्मों के ऊपर की ओर उठी थी वो ऊपर कब तक जाएगी? जब तक सौमंडल नहीं आएगा। और सौमंडल जाती है वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है वापस, कोरियलिस बल के कारण। और जैसे ही वापस मुड़ती है तो वापस मुड़ के कहीं पर तो नीचे उतरेगी वो।
और नीचे उतरने का उनका जो क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा के आसपास का, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास का। अब यहाँ पर नीचे से पवने गर्म होकर ऊपर तो उठ रही है, लेकिन ऊपर से कौन आ रही है, ठंडी पवने, ऊपर से ठंडी पवने उतर रही है और नीचे से गर्म पवने हल्की होकर क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। अब दोनों में विजय किसकी होगी, जीतेगा कौन दोनों में से, ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाले की जीत होती है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले ले कि भाई यहाँ से सतह से जो संवहन तरंग उठी, वो संवहन तरंग अपन इनको मान ले, है कि नहीं। और विषुवत रेखा से ऊपर जाके जो ठंडी होके वापस आ रही थी वो इनको मान ले अपन, है कि नहीं। अब ऊपर से जो आ रहे हैं, है ना, और ये नीचे से जा रहे हैं, अब आपको क्या लगता है दोनों में से नीचे वाले इनके बराबरी कर पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तो मैं ओटी जा रही हूँ, है ना। तो वो नीचे से जब उतरेंगे तो उतरने से वायु राशि का क्या होता है, जो नीचे वायु राशि है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण चूंकि ऊपर से तो उतरने वाली ठंडी वायु राशि है, और ठंडी वायु राशि जब नीचे से गर्म वायु राशि के ऊपर होगी तो नीचे की जो गर्म वायु राशि है वो ऊपर उठने की बजाय क्या हो जाएगी, नीचे फैल जाती है। और नीचे फैलकर उसका आधा भाग तो वापस किधर आ गया, विषुवत रेखा की ओर, और आधा भाग चला गया उत्तर की ओर। जो विषुवत रेखा की ओर आ गया उसको अपन बोलते हैं व्यापारिक पवन, और ऊपर जो चला गया उसको अपन बोलते हैं पछुआ पवन, वो अपने पवनों के टॉपिक में आएगा। तो ये सर्किल हमेशा क्या रहता है, जारी। तो जहां पर भी नियम याद रखना आप, तो जहां पर पवन ऊपर उड़ती है वहां तो होगी वर्षा, और जहां पर पवन ऊपर से नीचे उतरती है वहां पर वर्षा नहीं होगी, वो क्षेत्र हमेशा शुष्क होगा। और शुष्क क्षेत्र होगा तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होगी, मरुस्थल की उत्पत्ति। इस कारण से सारे मरुस्थल विश्व के गर्म, क्योंकि मरुस्थल दो प्रकार के, एक उष्ण मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। आपका थार कौन से में आता है, और गोभी का मरुस्थल शीत मरुस्थल। गोभी जो चाइना का है वो कैसा है, शीत मरुस्थल। जैसे अपने लद्दाख का मरुस्थल शीत मरुस्थल में आता है, ठीक है। तो जहां पर पवनें उतर रही है वहां पर दशाएं शुष्क, जहां पर पवन ऊपर की ओर उड़ती है वहां पर दशाएं हमेशा कैसी होती है, आर्द्र होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर चार जगहों में से दो जगह तो पवनें ऊपर उड़ती है वहां पर तो होती है वर्षा, और दो जगह नीचे उतरती है वहां पर दशाएं होती है शुष्क। तो करक और मकर रेखा पर शुष्क दशाओं की जो उत्पत्ति हुई उसके लिए कारक क्या है, जो विषुवत रेखा से क्या उत्पन्न होती है, संवहन तरंगे उत्पन्न होती है। तो इस वजह से यहाँ पर शुष्कता की दशाएं उत्पन्न होती है। अब अपन बात करेंगे कर्क रेखा कितने महाद्वीपों के कितने देशों से गुजर रही है। तो पहले एक बार नोट करो, हेडिंग डाली कर्क रेखा आपने, और कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 डिग्री। नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। सामने डैश लगा के लिखो, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर, केंद्र को आधार मानकर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कोणीय दिक्मान, 23.5 डिग्री कोणीय दिक्मान, कोणीय दिक्मान, कोणीय दिक्मान वाली, कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज उत्तरी अक्षांश रेखा, कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज उत्तरी अक्षांश रेखा, कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, अभी इसके नीचे डायग्राम बना दो।
ओके, चलिए आज का यदि अपन निष्कर्ष निकाले भाई, याद कितना रखना है इस मैटर में से। तो सबसे पहले विषुवत रेखा किसको बोला? पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? सबसे बड़ी होने का कारण इसको क्या बोला? वृहत व्रत। वृहत व्रत का निर्धारण किसके आधार पर होता है? लोक्सोट्रम के आधार पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत आभासी प्रकाश कितनी तारीख को? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को बसंत विषु, 23 सितंबर को शरद विषु। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है समस्त पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान, जिस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव। चाहे आप राजस्थान जाओ चाहे भारत जाओ, किसी भी देश में जाओ, दिन रात की अवधि क्या होगी? समान होगी, ठीक है। जितने का दिन होगा उतने की क्या होगी? रात। चाहे फिर वो ऐसे बोलते 24 घंटे का दिन, तो रात भी 24 घंटे की होगी, ठीक है। दूसरी बात, विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों। 3 महाद्वीपों के कितने देशों से? 13 देशों से। दक्षिण अमेरिका के 3, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका के कितने? 7, साओ टोमा एंड प्रिंसिपिया, गेबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया के कितने? 3, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? कांगो, झील विक्टोरिया, पर्वत श्रेणी किली मंजारो, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर 23.5 डिग्री कोणीय दिक्मान वाली उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? करक रेखा। इस पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कितनी तारीख को? 21 जून को। 21 जून को जब इस पर लंबवत चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी, दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि सबसे बड़ी। उल्टा कर दो, उधर दिन बड़ा हो गया तो रात छोटी हो जाएगी, इधर रात बड़ी हो गई तो दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? बाकी चीज़ें ठीक है। धन्यवाद।